ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਏ ਨੂੰ। ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਦੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ मिलते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ। क्या हाल चाल जिगर भाई? बस बढ़िया भाई। आप और कैसा चल रहा है बस सही चल रहा है। थैंक यू इनवाइट करने के लिए। अरे थैंक यू आपका, आपने टाइम निकाला आज आने के लिए। आज मैंने कहा था अभी हैं थोड़े दिन टोरंटो में तो बातचीत काफी देर से करनी थी बट श्योर अभी हैं तो मैंने कहा करके ही जाते हैं कंप्लीट अपना। और सुनाओ सही चल रहा है? हाँ बस चल रहा है वही काम वाम रेगुलर रूटीन है और क्या है। सही। कनाडा में आपको कितना टाइम हो गया अभी? मैं आया था 2020 से तो अभी 2023 ऑलमोस्ट खत्म होने आया है। 4 साल हो गए almost। हाँ ऑलमोस्ट 4 साल हो गए। तब की बात करें और आज की बात करें, क्या डिफरेंस लगा आपको? मतलब तब जब आए थे आज से 4 साल पहले, तब कनाडा कैसा था और आज के टाइम पे? आप आए किधर थे? सबसे पहले मैं कट कर रहा हूँ, आप आए किधर थे? टोरंटो में आए थे कहीं पे और? लैंड ऑफ कोर्स टोरंटो में ही हुए थे। यहाँ पे 3-4 दिन रुक के सारा कुछ थोड़ा बहुत देख वेख के फिर मैं नॉर्थ बे गया था क्योंकि मेरी कॉलेज वहाँ थी। नॉर्थ बे किधर करके? नॉर्थ बे इज 3 hours फ्रॉम टोरंटो बाय रोड। तो मैं वहाँ रुका हुआ था क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी कॉलेज वहाँ पे थी। कैनेडा कॉलेज में मैं बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहा था तो वो कोर्स किया वहाँ पे रहे। काफ़ी डिप्रेसिंग जगह थी वो वैसे। क्यों डिप्रेसिंग क्यों थी? मैं बेसिकली मैं मुंबई से आता हूँ तो Okay. अगर हम लोग रात को समझो 4 बजे भी मुंबई में उतर गए या इंडिया में कहीं भी उतर गए तो बहुत लोग दिखते हैं। वहाँ शाम के 4 बजे भी लोग नहीं दिख रहे थे मुझे। शायद वो विंटर टाइम था या जो भी था। 4-4:30 बजे अंधेरा होता है तो बहुत अजीब सा लग रहा था स्टार्टिंग में। लगे 6-7 महीने लगे वहाँ पे सेटल होने में पर फिर थोड़ा प्रैक्टिकल साइड सोचने लग गए तो देखा कि खर्चे वहाँ पे कम है, पैसा बहुत बच रहा था। अच्छा। और जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा कि डिफरेंस क्या लगता है तो सबसे मेजर डिफरेंस तो ये लगता है तब काफी सस्ता था सब कुछ। अब सब कुछ बहुत महंगा है। तो यही मेजर डिफरेंस मेरे को लगता है एक वे में। तो नॉर्थ में तो मतलब वो पूरा जहाँ पे नॉर्थ बैरी के भी थोड़ा ऊपर आगे सडबरी के पहले। हाँ ओके। तो वहाँ पे तो बर्फ वगैरह क्लाइमेट काफी। हाँ वैसे वहाँ पे अगर समझो टोरंटो में अगर आपका टेम्परेचर -5 चल रहा है तो वहाँ पे -15 होगा। Okay. तो उतना डिफरेंस आप लेके चलो बट जो वहाँ पे रहते हैं उनको इवेंचुअली आदत हो ही जाती है तो उसका इतना डिफिकल्ट नहीं पड़ता है बट यू गेट यूज्ड टू इट। ओके। जॉब की बात करें तो इधर से उधर का मतलब क्या डिफरेंस है? अपॉर्चुनिटीज का डिफरेंस है क्योंकि नॉर्थ वे एक बहुत ही छोटा सा टाउन था जब मैं गया था। जब मैं वहाँ पे गया था तब वहाँ की पॉपुलेशन आई थिंक 55 to 60,000 की थी बस। हाँ बस इतनी ही थी पर लेकिन हाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे कंपैरेटिवली बहुत कम थी। बट फिर भी जैसे वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाते हैं उनको कुछ ना कुछ काम तो मिल ही जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, थोड़ा टाइम लगता है बट मिल ही जाता है क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का इन एंड आउट काफ़ी होता है तो उस हिसाब से जॉब्स भी होती थी, जॉब्स भी क्रिएट होती थी करते थे। जैसे मतलब कि किस तरह की जॉब्स होती थी? पार्ट टाइम जॉब जो ऑड जॉब्स हमें मिलती हैं। नहीं जैसे कि अभी हम जैसे ब्रैम्पटन में हैं। हाँ। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे काफी एजेंसीज वगैरह हैं जो मतलब वेयर हाउस वगैरह मिल जाती हैं। हाँ। वैसी जॉब्स होती हैं उधर के? वहाँ पे वो तो नहीं मिलती हैं। जो भी है जैसे आप टिम हॉर्टन्स में पार्ट टाइम लग गए। फिर आप कोई रेस्टोरेंट में फास्ट फूड चेन में आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो तो और उसके अलावा अगर आप बैंक में टेलर की भी जॉब लग जाती है तो वो भी पार्ट टाइम जॉब्स होती है। अच्छा ये इस चीज में बात में आऊंगा, चलो आप कंटिन्यू रखो कोई नहीं। हाँ तो मेरी पहली जॉब थी डेयरी क्वीन करके एक रेस्टोरेंट है, फास्ट फूड चेन है तो मेरी पहली जॉब वहाँ पे लगी थी। तो मैं शायद लकी था वो टाइम पे क्योंकि मैं जब वहाँ पे गया था तब वो अंडर कंस्ट्रक्शन था वो रेस्टोरेंट और एक कोई हमारे इंडियन ही थे जिन्होंने जो ओनर थे फ्रेंचाइजी के तो उन्होंने एक मेजर पूरी हायरिंग प्रोसेस उनकी रखी हुई थी, सबके इंटरव्यूज थे जो भी थे। तो वो मेरी पहली पार्ट टाइम जॉब थी। वो मिनिमम जो वेज होता है वही मिलता था। उस टाइम पे मिनिमम कितनी थी? $14.25 थी। और आज यहाँ पे अराउंड 16.5 के आसपास। आज आई थिंक 16 हो गई अभी। 16-16.5 इतनी है। हाँ।
और तब के टाइम पे मतलब उस अगर पार्ट टाइम काम करते हैं 20 घंटे जो अपने को मिलते हैं हाँ। तो खर्चे वगैरह निकल जाते थे। हाँ, क्योंकि जैसे वहाँ पे सब कुछ बहुत सस्ता था नॉर्थ बे में, और प्लस वहाँ पे कुछ खर्चा करने के लिए ज्यादा चीजें हैं नहीं यहाँ कि पे आप तो कहीं बहुत कुछ बाहर है। बाहर चले गए। वहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी बहुत लिमिटेड थी, और जो थोड़ी बहुत वहाँ पे बड़ी भी रेस्टोरेंट्स थी वहाँ पे जाके आप कुछ खाओगे नहीं, क्योंकि अपने काम का कोई है नहीं वहाँ पे। ज्यादा ज्यादा चले जाओगे LCBO चले जाओगे, थोड़ा कुछ पीने वीने का सामान ले लोगे ठंड बस। बहुत होती है इसलिए। हाँ, और दूसरा था इंडियन ग्रोसरी का बहुत ही वहाँ पे डिफिकल्ट होता था। ओके। थोड़ा बहुत मिल जाता था बेसिक चीजें। तो वॉलमार्ट वगैरह था उधर सारा? वॉलमार्ट था वहाँ पे, फूड बेसिक्स था, नोफ्रिल्स था, ओके। फ्रेशको था, तो ये सब काम वहाँ पे तो मिल जाते वही थे। रेगुलर था। प्लस बहुत छोटा टाउन था तो ट्रांजिट का भी इतना डिफिकल्ट नहीं होता था। आप समझो बस में बैठ गए, सबसे ज्यादा अगर आपका ट्रैवल टाइम होगा तो 45 से 50 मिनट्स होगा, उससे Okay. ज्यादा नहीं। यहाँ पे तो अपने को एक इंटरसेक्शन से दूसरी इंटरसेक्शन पे जाना तो कभी कभी कितना टाइम लग जाता है। हाँ, लेकिन वहाँ पे मतलब अगर आपके पास गाड़ी है नॉर्थ पे जाओगे 1.5-2 घंटे में पूरा नॉर्थ पे आप घूम लोगे, इतना छोटा है। सही। तब की बात करूँ अगर मैं, तो तब आपकी कॉलेज की फीस कितनी थी? मैंने इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक, पहले अगर मैं अपने क्वेश्चन को बैठूँ, हाँ। आपने 1 साल का कोर्स किया था, 2 साल का कोर्स किया था? मैंने एक साल के 2 कोर्स किए थे। दोनों नॉर्थ बे में ही कि? नहीं, एक मेरा कॉलेज टोरंटो में था, बट बीच में कोविड आ गया था तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया था। तो मैंने अपना दूसरा कोर्स जो था मैंने सेनेका कॉलेज में किया था, जो कि टोरंटो में बेस्ड है। बट बिकॉज लॉकडाउन चल रहा था तो बहुत इश्यूज थे, और यहाँ पे केसेस भी बहुत ज्यादा थे टोरंटो में। तो वो टाइम पे मुझे लगा कि मैं वहीं पे रहता हूँ, थोड़ा सेफ भी रहूंगा, क्योंकि जब यहाँ पे आई थिंक 400-500 दिन के केसेस आ रहे थे, वो टाइम में नॉर्थ बे में आई थिंक शायद एक केस था, वो भी किसी बहुत ही एल्डरली लेडी को हो गया था। पता नहीं, वो श्योर भी नहीं है कि हुआ भी था या नहीं, बट सबसे ज्यादा सेफ मैं उस वक्त वहीं पे था, तो मैंने वहीं पे कंटिन्यू किया। मैंने अपना पूरा सेकंड कोर्स भी मैंने वहीं पे, क्योंकि स्टडी फ्रॉम होम था तो मैंने वहीं पे कंप्लीट किया। उसका फायदा मुझे ये हुआ कि मैंने रेंट पे काफी पैसा बचाया। ओके। मेरे रेंट कितना था आपको उस टाइम पे? मैं सिंगल रूम का 375 देता था, ऑल इंक्लूसिव। रियली? हाँ, और मेरे पास गाड़ी वाड़ी कोई थी नहीं, तो कोई खर्चे नहीं। हाँ। तो मैं अगर आपको बोलूं, मेरा महीने का सारा खर्चा वहाँ पे $550-600 में सारा कुछ निपट कर जाता था। था इतने में? हाँ, बेसिकली मतलब जो एक GIC आपकी आती है ना, 670 जो अपनी GIC आती थी, हाँ, वो उतने में हो दैट जाता इज था। मोर देन, उसमें भी बचेंगे आपके 100-150। इतने में हो जाता था। ठीक है। तो उस टाइम की बात करो, कैनेडा की आपकी फीस कितनी थी? आई एक सेम थिंक की? 7,500 से 8,000 थी। एक एक सेम साल की नहीं, पूरे कोर्स की। तो साल की तो आप भर के आए होगे? हाँ, साल की मैं भर के आया था, फिर दूसरे कोर्स की हमने खुद भरी थी। पार्ट टाइम काम करके निकल गई थी? हाँ, जैसे ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो टाइम पे कोविड आ गया था, तो लॉकडाउन लग गए थे सब जगह पे। फिर भी जो एसेंशियल बिजनेसेस थे वो चल रहे थे, जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह सब एसेंशियल्स में आ रहे थे। तो हमारा काम तो जैसे चल रहा था वैसा चल रहा था। और वो टाइम पे गवर्नमेंट यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, जो डोमेस्टिक स्टूडेंट्स या फिर जो PR थे वो स्टूडेंट्स, उन लोग के लिए बहुत सारे स्कीम्स थे कोविड के टाइम पे। $2,000 वाली भी अपनी थी एक? वो तो वर्किंग क्लास के लिए थी। ओके। और हमारे जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए कुछ महीने का 1200 कुछ अलग से उनको आता था, वो गवर्नमेंट की तरफ से था। बट एज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हम क्वालिफाई नहीं करते थे फॉर दो स्कीम्स। तो उन्होंने वो टाइम पे एक रूल चेंज किया था, वेर इन एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कैन वर्क फुल टाइम विथ रेगुलर क्लासेस बीइंग इन सेशन। तो आपको मतलब अपनी करंट जॉब में फुल टाइम कर दिया था कि आपने मतलब कुछ और? नहीं, करंट जॉब में फुल टाइम नहीं मिला था। वहाँ पे मेरा स्टैंडर्ड जो 20 की जगह पे 24-25 आवर्स दे देते थे मुझे। कभी कभी कोई काम पे नहीं आ रहा या जो भी था तो बुला लेते थे। बाकी उसके अलावा मैंने गैस स्टेशन पे काम किया था, तो वो भी वहाँ पे भी मेरे को पार्ट टाइम 25-30 घंटे मिल जाते थे, तो ओवरऑल फुल टाइम काम मेरा हो जाता। तो वैसे करके फीस आपने तो वैसे करके फीस वीस अच्छी खासी जोड़ ली थी हमने। अभी वो डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मैं वहाँ पे वैसे ही बहुत बोर होता था, तो मैंने शायद एक पॉइंट पे 3 काम पकड़ लिए थे। अच्छा। क्योंकि मुझे फ्री बैठना अच्छा नहीं लगता था वहाँ पे, बहुत कुछ था ही नहीं वहाँ करने के लिए। तो बट रिगार्डलेस जो मैं 3 जॉब में करता था, उसके बाद भी हर रोज मेरे पास आधा दिन खुद के लिए बचता था। सही है। तो तभी मैंने थोड़ी तो खाना वगैरह बना लेता तब मैं कुकिंग सीखने लग गया, तो उसमें टाइम निकल गया मेरा। ठीक है, तब की बात चलो ठीक है। आज की डेट पे आप कौन सी क्या काम करते हो? आज मैं कनाडा की टॉप 5 बैंक्स में से एक बैंक में मैं बैंकिंग एडवाइजर हूँ। ओके। तो मैं इन्वेस्टमेंट्स वगैरह वो सब करता हूँ। वो फील्ड ही मेरी वही थी स्टार्टिंग से। कितने टाइम से कर रहे हो ये?
मुझे हो गया 2 साल हो गया मुझे, जिस बैंक में मैं काम करता हूँ वहाँ पे मुझे 2 साल हो गया अभी। जौन सी ब्रांच में काम करते हो कि उस बैंक में मतलब ओवरऑल काम करते हो? ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के साथ okay. मुझे 2 साल के ऊपर हो गया। स्टार्ट कैसे किया था अपनी बैंकिंग जर्नी, अगर किसी ने आज अपनी हाँ। बैंकिंग में कुछ करना हो तो उनके लिए पूछना। मैंने बैंक की जॉब स्टार्ट मैंने नॉर्थ बे में ही की थी। ओके, इतने छोटे मतलब वहाँ पे? हाँ मतलब मैंने वहीं पे किया था, बट उसके लिए मतलब धक्के थोड़े खाए थे मैंने, बहुत ज्यादा धक्के। वही पूछ रहा हूँ ना कैसे? और वो भी टेलर जॉब के लिए ही मैंने बहुत ज्यादा टेलर क्या होता है वैसे बैंक में? बैंक टेलर बेसिकली जो फ्रंट डेस्क पे जो बैठे हो तो जो रेगुलर डे टू डे ट्रांजैक्शंस में जो आपको हेल्प कर देते हैं, वो जैसे बिल भरना, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे डालना, वो सब। बट मैंने सुना कि ये टेलर वगैरह भी जॉब ये स्टूडेंट्स भी कर लेते हैं, मतलब उनको मिल जाती है। वो मतलब बेस्ट है, क्योंकि जैसे ये सब ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, आप जब एक अवेलेबिलिटी देते हो उनको पार्ट टाइम के लिए, तो वो अपने तरफ से पूरी ट्राई करते हैं कि आपके अवेलेबिलिटी और आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आपको शेड्यूल दिया जाए। ओके। तो उसमें बस उसमें एक मुझे ड्रॉबैक लगता है कि ये जॉब को फुल टाइम रखना चाहिए उनको, बट वो देते नहीं है वो ज्यादातर, क्योंकि वो जो जॉब लेवल 4 होता है वो तो उसके कुछ रूल्स वगैरह होंगे जो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, बट उसकी वजह से वो पार्ट टाइम ही जॉब्स होती हैं वो। मैंने काफी नोटिस किया कि ये जो बैंक की वगैरह जॉब्स होती है, इंडीड पे अगर मैं देखूं या कोई जैसे और किसी वेबसाइट पे, कभी मैंने देखा नहीं पोस्ट हुई, एक आधी कोई बैंक की हुई होगी, बट रेगुलरली ये पोस्ट नहीं होती। आज अगर कोई बंदा जैसे अगर बैंक में अपने शुरू करना चाहता है करियर, तो अपने एक्सपीरियंस से बताओ, आपने शुरू कैसे किया, अप्लाई कैसे किया, इंटरव्यू कैसे आया? मैं ऑनलाइन तो मैं करता ही था जो भी मुझे पोस्टिंग्स दिखती थी, बट बिकॉज मैंने बोला कि बहुत छोटा टाउन था तो वहाँ पे ज्यादा पोस्टिंग इतनी आती नहीं थी, बट मैं फिर भी जो भी बैंक आप बोल दो, कोई ऐसा बैंक नहीं होगा जहाँ पे मैंने अप्लाई नहीं किया होगा। वॉक इन करके अप्लाई करते थे कि ऑनलाइन? ऑनलाइन तो मैं करता ही था, और जिस दिन मैं फ्री हो गया, एक आध दिन मुझे मिल गया, मैं पूरे टाउन में जाता था, जितने बैंक से सब जगह अपने रेज्यूमे दे के आता था। मैं मैनेजर्स के साथ मिल के आता था। मतलब बैक इन अगर इंडिया की बात करूँ, आपको कोई बैंकिंग एक्सपीरियंस था इंडिया में, या किसी ऐसा कोई फाइनेंशियल कोई एक्सपीरियंस हो? हाँ मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, बट मतलब उसको मैं रेलेवेंट नहीं बोलूंगा, तो बैंकिंग से क्योंकि वो बहुत अलग है वहाँ पे और यहाँ पे। प्लस आई गेस अभी वो रूल चेंज हुआ है रिसेंट में, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, ओंटारियो में। हाँ, कि कैनेडियन एक्सपीरियंस एम्प्लॉयर्स अभी डिमांड नहीं कर सकते हैं, बट मुझे नहीं पता वो सच बात है। ये सही है। फिर तो ठीक है, फिर अच्छी बात है, जो आगे जो भी आ रहे हैं हमारे इंडिया से जो भी दोस्त आएंगे उनके लिए अच्छा है। बट मैं रेज्यूमे लेके रोज हर हफ्ते एक बार अपनी शक्ल दिखा के आता था कि कुछ है आपके पास, जॉब ओपनिंग है। तो उसी में से जिस बैंक में मैं अभी काम करता हूँ, तो नॉर्थ वे में की जो ब्रांच मैनेजर थी, उन्होंने मतलब उनको मेरी शक्ल याद रह गई थी अब। तो जब पोस्टिंग उनके पास अवेलेबल आई तो उन्होंने मुझे रेफर कर दिया वहाँ पे, और मैंने अप्लाई किया था, मुझे इंटरव्यू के लिए भी बुलाया गया। और उसके बाद क्या हुआ कि जो ब्रांच के लिए मुझे सिलेक्ट हुआ था मैं इंटरव्यू के लिए, वहाँ पे किसी को कोविड आ गया। तो ब्रांच ही बंद कर दी उन्होंने थोड़े टाइम के लिए, तो फिर वो अपॉर्चुनिटी चली गई मेरे हाथ से। मतलब बाद में मिली नहीं कि आपको दोबारा बुलाया? फिर उसके 2-3 महीने बाद मेरा सब रैप अप करने का टाइम हो गया, क्योंकि मेरा हो गया था नॉर्थ में, मतलब मैं अभी और यहाँ पे नहीं होएगा मेरे से, मैं निकलता हूँ यहाँ से। और मैं सब पैकिंग वैकिंग अपनी फाइनल कर रहा था। आखिरी 1 हफ्ता बचा था मेरा नॉर्थ वे में, यहाँ पे घर वर की बात सबसे हो गई थी। तो वो ही 1 हफ्ते में मुझे वापस इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तब ब्रांच ओपन हो गई थी? पर वो उस ब्रांच में नहीं, वो दूसरी ब्रांच में, जिस ब्रांच मैनेजर ने मुझे रेफर किया था उसी की ब्रांच में ओपनिंग आई। तो उन्होंने मुझे बुलाया इंटरव्यू के लिए, और उन्होंने बोला था 1 हफ्ता लगेगा जवाब मिलने में, बट उन्होंने मेरे को आई थिंक इंटरव्यू के 1-1.5 घंटे में ही जवाब दे दिया, और फिर मेरे को जॉब ऑफर की उन्होंने। तो मैं वापस रुक गया वहाँ पे एज अ टेलर। हाँ, फिर मैंने और वहाँ पे आई थिंक मैंने प्रोबेशन अपना कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने पहली चीज मैंने ट्रांसफर रिक्वेस्ट डाल दी। अच्छा, हम ऐसे कर सकते हैं कि हाँ, किसी और सिटी में प्रोबेशन आपका 3 महीने का कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर जैसे मतलब ट्रांसफर किसी ने लेना हो, जैसे आप नॉर्थ वे में थे, हाँ, तो आपने टोरंटो ही में क्यों आने का सोचा कि मैं टोरंटो में आऊंगा? सबसे मेन चीज तो थी कि यहाँ पे जानने वाले बहुत थे यार, मतलब दोस्त काफी थे, और वहाँ पे एक तरीके से अकेले थे। एक था मेरा दोस्त जो उसको बहुत ही कीड़ा लगा हुआ था कि उसको निकलना है नॉर्थ बे से, तो वो निकल गया था। वो भी आपके साथ है? हाँ, अभी भी है, वो साथ में है। अभी हम दोनों ही टोरंटो में, क्योंकि मैं रहा भी,
उसके साथ रहने का भी चांस मिला, उसके बाद वापस हमें रहने का चांस नहीं मिला क्योंकि मेरे जो पार्टनर है वो यहाँ आ गए थे, तो आई हैड टू मूव आउट। बट वैसे देखा ना कि कनाडा की जो हाँ, पर मेन रीजन नहीं वही है ज्यादा। कि यहाँ पे आप अगर आ रहे हो किसी और कंट्री में तो आपके पास दोस्त के अलावा ज्यादा कोई होता है नहीं। मेरे लिए मेरी फैमिली भी यहाँ पे, मेरे फैमिली में से कोई नहीं, एक आध कजन्स वजन्स हैं बट वो काफी डिस्टेंट कजन है तो उनके साथ इतना टच में मैं नहीं रहता। बट बाकी यहाँ पे जो होता है वो दोस्त ही होते हैं आपके लिए, मतलब कुछ भी हो तो यू हैव टू रिलाई ऑन देम अ लिटिल बिट। तो उस रीजन की वजह से मैंने टोरंटो सोचा। और दूसरा मेन रीजन था कि यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी शायद बहुत ज्यादा मिलती देन व्हाट आई वुड हैव गॉटन इन नॉर्थ पे, तो उस रीजन की वजह से मुझे होना था। और वैसे भी मैं ऑलमोस्ट 2-2.5 साल में निकाल चुका था नॉर्थ पे में, तो वो एक मेरे को अचीवमेंट जैसा ही लगता है कि मैंने इतना टाइम ऐसी जगह पे मैंने निकाल लिया। पर वरना शायद मेरे टाइप का कोई इंसान है जो, या फिर कोई भी अगर कोई बड़ी सिटी से इंडिया से आ रहा है और जिन्होंने हमेशा आसपास लोग ही देखे हुए हैं, चाहे वो फैमिली हो या दोस्त हो, उसके साथ हर वीकेंड आप बाहर जाके पार्टी कर रहे हो, उससे आप सीधा नॉर्थ पे आओ तो बहुत डिस्टर्बिंग सा। मेरे को खुद को फील होता है जैसे अभी पता ही मेरे ख्याल सबको कि मैं ब्रैम्पटन से भी नोवा स्कॉशिया ब्रिज वाटर में मूव हूँ, तो मेरे को खुद को बहुत फील होता है कि ब्रैम्पटन में घूमते फिरते रहते थे, उधर अब एकदम से ही सब कुछ एक जैसे कहते हैं ना खत्म हो गया, अकेले हो गए। अगर मैं प्रैक्टिकली उसको देखूंगा तो मुझे लगता है ऐसी कोई जगह पे रहने में ही फायदा रहता, वहाँ पे थोड़े बहुत सेविंग्स वगैरह हो जाती है। हाँ, अगर आप ये सोच के आ रहे हो टोरंटो में आपके सेविंग्स होने वाले हो, तो कम सेविंग्स होंगे, आपके सेविंग्स यहाँ होते नहीं है ज्यादा, नहीं होते, अनलेस आप 6 फिगर सैलरी बना रहे हो यहाँ पे। जैसे ट्रांसफर की बात करूँ, आराम से मिल गई थी आपको? हाँ, वो काफी इजी प्रोसेस था, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं था। और जब मुझे ट्रांसफर भी लेना था तो इसमें एक फायदा ये भी होता है कि वंस यू आर अ ट्रेन्ड एम्प्लॉय तो आगे आपका इंटरव्यू भी नहीं करते। HR थोड़े बहुत सवाल आपको पूछ लेते हैं, लोकेशन वाइज, ट्रैवल वाइज, जो भी उनको पूछना होता है वो कर लेते हैं, और एंड देन दे गो अहेड एंड इनिशिएट द ट्रांसफर। वो ब्रांच के साथ सिर्फ सब कुछ कंफर्म कर लेते हैं और फिर उससे फिर आगे बढ़ती है सब कुछ। अगर पोजीशन की बात करूं, वहाँ पे आप टेलर थे, हाँ, यहाँ पर भी आपको टेलर ही एज अ ट्रांसफर मिली? हाँ, मैं एज अ टेलर ही ट्रांसफर हुआ था यहाँ पे। ओके, प्रमोशन आपकी बाद में हुई थी इधर आके? प्रमोशन मेरी बाद में। कितनी देर बाद होगी? आई थिंक 7-8 महीने बाद ऑलमोस्ट। मतलब टेलर आपने ऑलमोस्ट 7-8 महीने इधर भी काम किया? टेलर में इन टोटल आई थिंक एक्चुअली 1 साल से ऊपर आप बोल लो, क्योंकि टेलर तो मैं आई थिंक 1 year and 4 months समथिंग मैंने किया था, 1 year 4 or 5 months if I'm not wrong। और उसके बाद मैंने इंटरनल प्रमोशन के लिए मैंने पूछा था, वैसे लोग दे तो नहीं रहे, यहाँ पे पूछना पड़ता है आपको, मतलब लोग पूछते नहीं, कॉर्पोरेट में थोड़ा अलग होता है, बट आई थिंक जब तक आप पूछोगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। ट्रांसफर कह रहा हूँ, प्रमोशन आपकी टेलर से कौन सी पोजीशन में हुई थी, जहाँ पे अभी काम कर रहे हो, कि इसके पहले भी आपने किसी और पोजीशन में काम किया? नहीं, बैंकिंग एडवाइजर पे मेरी। और अभी आप इन्वेस्टमेंट बैंक करो, राइट? नहीं, अभी भी मैं बैंकिंग एडवाइजर ही हूँ, बट मैं इन्वेस्टमेंट्स भी देखता हूँ। इन्वेस्टमेंट तो उसके लिए म्यूचुअल फंड्स लाइसेंस लेना पड़ता है, तो मैंने जो किया उसको इफिक कहते हैं, और यू कुड से इन्वेस्टमेंट फंड्स कोर्स इन कनाडा। उसका फुल फॉर्म मुझे भी नहीं पता मैं जो काम करता हूँ वो करने में कितना टाइम लगा? वैसे तो मेरी फील्ड ही वही है, तो मुझे इतना डिफिकल्ट नहीं लगा था वो पढ़ाई करना, बट मुझे वो, अगर आप समझो आपको ये सर्टिफिकेशन के पहले या फिर ये लाइसेंसिंग के पहले ही आपको जॉब लग गई है, तो ऑर्गेनाइजेशन आपको 6 महीने देती है टू कंप्लीट दैट एग्जाम। तो मैंने पोजीशन ज्वाइन की, दिसंबर में मैंने पोजीशन ज्वाइन की, और जैन में मैंने एग्जाम दे दिया था। तो जॉन सी ब्रांच में आप टोरंटो में आए थे, आप आज भी उसी ब्रांच में हो कि नहीं, फिर मेरी ब्रांच चेंज हो गई। आप आए मतलब किसी और ब्रांच में थे? हाँ, क्योंकि वो पोजीशन दूसरे ब्रांच में मुझे दिया गया। ओके। सैलरीज की अगर मैं बात करूं, तब के टाइम पे क्या सैलरी थी और आज के टाइम पे, एक टेलर की अगर बात करें, नॉर्मल बैंक टेलर क्या सैलरी पे आज, एक रेंज बता दो। जब मैंने स्टार्ट किया था एज अ टेलर, तो ऑब्वियसली ये कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें आपको मिनिमम वेज से थोड़ा ज़्यादा ही मिलता है। तो मैंने स्टार्ट किया था एज अ टेलर एट $16.10 एन आवर पे, और फिर जब मेरी ट्रांसफ़र हुई थी नॉर्थ पे से टोरंटो में, तो उन्होंने मेरा $1 बढ़ा दिया था आवरली पे। और टोरंटो की महंगाई को देख के जो भी आप बोल लो, बट वो भी एक अलग टॉपिक है कि जैसे वो पूरा नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें पे रेंजेस अलग होती हैं, चाहे सैलरी हो आवरली हो, वहाँ पे अलग होता है, सिटी में अलग होता है। और जब मैं, और यहाँ पे एक और चीज़
कमेंडेबल बोलूँगा या पता नहीं, बट जैसी वो इन्फ्लेशनरी चेंजेस आते हैं तो उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन के लोग अपने आप आपकी सैलरी भी एडजस्ट कर देते हैं, उस हिसाब से बढ़ा देते हैं। आपने बोला था कि उन्होंने खुद कर दी? वो खुद कर देते हैं। Okay. वो खुद मिल जाती है आपको मेल आ जाएगी कि आपकी सैलरी हम इंक्रीमेंट वैसे, हाँ इंक्रीमेंट नहीं बोलेंगे, इन्फ्लेशनरी चेंज बोलते हैं। इंक्रीमेंट अलग होता है, वो आपके परफॉर्मेंस बेस पे जो बढ़ती है वो होती है, बट वो अपने आप कर देते। तो ये एक दो चीज़ सही लगती है मुझे, बट अगेन जो भी हम कमाते हैं, मतलब अगर आप एक बार टोरंटो आ जाते हो तो यहाँ पे कंपैरेटिवली रेंट वगैरह बहुत हाई होता है, तो सब थोड़ा पर्सन टू पर्सन अगेन डिपेंड करता है। अगर आप कैश फ्लो अपना संभाल सकते हो अच्छे से तो आप कर लो जो कर सकते हो। बात करूँ अगर आप अफोर्डेबिलिटी पे आ ही गए हैं, तब के टाइम के आपके क्या एक्सपेंसेस थे और आज के टाइम पे अगर बात करूँ? आपने ऐसे मेरे को पता, आप गाड़ी वगैरह भी ले ली आपने, हाँ घर वगैरह भी नया मूव किया आप, जैसे वाइफ आपके साथ ही रहते हैं आपकी, क्या चेंज आपने देखा तब के टाइम पे और आज के टाइम पे? पहले जैसे मैंने बोला रेंट तब बहुत सस्ता था, मैं एक रूम का 375 देता था ऑल इंक्लूसिव। उसके बाद मैं एक जगह पे मूव हुआ था, वहाँ पे तो मेरा रेंट 300 था सिर्फ, क्योंकि प्राइवेट रूम का मैंने ऑल इंक्लूसिव अगेन, बट अगेन मेरे पास कोई गाड़ी वगैरह नहीं थी तब, तो वो सारे खर्चे मेरे नहीं तब स्टूडेंट टाइम पे थे, स्टूडेंट टाइम पे कौन। और फिर उसके बाद जब मेरी बैंक में वहाँ पे जॉब लगी थी तो मैं जहाँ पे रह रहा था तो मुझे लगा अब मैं थोड़ा बेटर जगह पे रहता हूँ, थोड़ी लिविंग एरिया, तो क्या थोड़ा मेंटली भी थोड़ा इंसान को सही लगना चाहिए। घर में जहाँ रहता है कब तक पैसे बचाएंगे हम लोग, फिर तो फीस वीस का भी सारा काम सेट था। तो एक जगह पे मैंने एक हाउस में मैंने एक मास्टर बेडरूम रेंट कर लिया था। वो मास्टर बेडरूम नॉर्थ वे में, हाँ नॉर्थ वे में, वो मास्टर बेडरूम मैंने जो लिया था उस पे एक पैटियो भी था पर्सनल मेरा, उसका मैं देता था महीने का 525, अगेन ऑल इंक्लूसिव। तो वो टाइम अलग था। अभी अगर आपको यहाँ पे टोरंटो में अगर आप शेयरिंग भी लेने जाते हो तो 550-600 के नीचे कोई बात नहीं करता है, और पर्सनल लेने कभी यूटिलिटीज भी अलग होती हैं इसमें, कभी यूटिलिटीज भी अलग होती हैं। हाँ तो यहाँ पे वो सब बहुत चेंज हो गया है। आपके एक्सपेंसेस की बात करूँ तब टोटल मतलब मंथली, अकेला रेंट नहीं, ग्रोसरी, कार इंश्योरेंस वगैरह सारा कुछ, क्या चेंज देखा आपको? रेंट वगैरह, गाड़ी के एक्सपेंसेस वगैरह, ग्रोसरी वगैरह मिला के आई थिंक इजी आप पकड़ लो यार, आप 2000 तो पहुंच ही जाता है सिंगल पर्सन के लिए। हाँ जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास गाड़ी है, हाँ ओके। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आपका $1000 अपने आप कम हो रहा है, ओके। मिनिमम अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो आपका $1000 का खर्चा तो मिनिमम है ही। ये भी क्योंकि आप अगर नई गाड़ी ले रहे हो, तो अगर आप गाड़ी आपने नहीं ली थी? हाँ मैंने नहीं ली थी, मैंने फाइनेंस कराई थी, तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। बट अगर आई थिंक कोई लोग होते जो फुल पेमेंट पे ले लेते सेकंड हैंड कार्स, तो उनके 400-500 कम कर लो। हाँ 400-500 कम कर लो बस, बट फिर भी हाँ बट वो इंश्योरेंस का समझो दे देते होंगे सेकंड हैंड कार का 400 से 500 मिनिमम पकड़ के चलो आप उनको इंश्योरेंस। अब तो इंश्योरेंस भी काफ़ी बढ़ गई है, तो उस हिसाब से भी। बट जैसे मैंने कहा, जैसे यहाँ पे ऐसे प्राइजेस सब चीज़ की इंक्रीज हो रही है, तो अगर आप कोई कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो तो उस हिसाब से शायद इन्फ्लेशनरी चेंजेस आप अपनी सैलरी में भी देखोगे। बट अगेन वो पेचेक टू पेचेक वाला थोड़ा हिसाब रहता है थोड़े टाइम तक। एक बार आप कैश फ्लो समझ गए फिर आप समझ जाओगे कि आपको कैसे पैसे सेव करने हैं, कितना आपको स्पेंड करना है। मैं यूजुअली तो यही पकड़ के चलता हूँ कि अगर मेरी सैलरी आ रही है हर महीने तो मैं 50% तो उसको खर्चा ही मान के चलता हूँ, और जो 50% में से जो मेरे से हो जाता है तो पर्सनल जो भी अब बाहर जाते हो करते हो, बाहर खाते हो पीते हो। तब की टाइम की बात करो तब आप आवरली पे काम करते थे? हाँ। आवरली पे कितनी देर काम किया आपने, मतलब यहाँ पे टोरंटो में रह के भी? टोरंटो में 1 साल 2 महीने। 1 साल 2 महीने। उसके बाद आपको सैलरी पे कर दिया था ना? उसके बाद सैलरी पे। ओके। उसमें भी पे बाई वीकली आती है। हाँ वो तो बाई वीकली, फर्क नहीं है उसमें ज्यादा, बट आवर्स आपके फिक्स्ड होते हैं कि इतने ही आवर्स करना है। हाँ मतलब रोज आपको जाना है मंडे टू फ्राइडे। वही कॉर्पोरेट लाइफ जो होती है 9 to 5 वही। 9 to 5। हाँ। सैलरी में कितना फर्क आया था आपके आवरली के बाद? सिग्निफिकेंट फर्क था, काफी मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक मैं $1200-1300 ज्यादा कमा रहा था महीने के। हाँ ओके। आज की डेट की बात करें, अगर कोई सेम पोजीशन पे आपकी काम कर रहा है तो क्या सैलरी रेंज होती है? एक रेंज बता दो कितने से इतने बीच में हो सकती है। जब मैंने स्टार्ट किया था तब रेंज थी 50 से लेके 65,000 के बीच में। okay. आज की डेट में अगर आप देखोगे तो वो सेम जॉब शुरू होती है 53 से 73 के बीच में रहती है वो। हाँ
बट अगेन आप अगर नए नए हो, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप 53-54 पे ही स्टार्ट करोगे। ओके और उसके बाद आपका विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, सब ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोग्राम होता है। हमारे यहाँ पे उसको एलिवेट प्रोग्राम बोलते हैं। तो आगे और एग्जाम्स देनी होती हैं आपको, जैसे वो म्यूचुअल फंड्स का हमने दिया तो बैंकिंग एडवाइजर बने। तो आगे फिर और रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट प्लान का एक होता है, वो एग्ज़ाम आप दोगे, फिर आपके माइलस्टोन हिट होते हैं उससे। पर इसके बाद जो एलिवेट प्रोग्राम आप जाते हो आगे, उसमें यूजुअली वो खाली सर्टिफिकेशन पे नहीं होता है। सर्टिफिकेशन तो पास हो ही जाता है, जैसे तैसे हम कर ही लेते हैं, बट उसके साथ आपको वो जो आपके टारगेट्स होते हैं वो आपको मीट करने होते हैं हर क्वार्टर में। आप जो काम करते हैं इसमें कोई बोनसेस भी होते हैं, या अगर आपने इतना कुछ? हाँ, ईयर एंड में बोनस आता है कि आप, वो परफॉर्मेंस बेस्ड होता है पूरा। नहीं, किस हिसाब से होता है बोनस, कि आपने कितने क्लाइंट्स को अगर आप अपने अपने बैंक में या अपने ब्रांच में ट्रांसफर नहीं, उस हिसाब से होता है? नहीं, वैसा नहीं होता है। सो जैसे आपकी परफॉर्मेंस का एक स्कोर कार्ड होता है। उसमें अलग अलग 5-6 मैट्रिक्स होते हैं। जैसे आप न्यू बिजनेस का एक मैट्रिक होता है, एक मैट्रिक होता है आपकी सर्विस कैसी है, एक मैट्रिक होती है कस्टमर असाइंड कस्टमर डेप्थ की होती है, कि आप एक जो आपका कस्टमर ऑलरेडी है या क्लाइंट है, आप उनसे कितना टच में हो, आप कितना और उनके साथ बिजनेस जनरेट कर रहे हो। परसेंटेज के हिसाब से नहीं होता, जैसे कि आपने जैसे आप इन्वेस्टमेंट बैंकर हो, कोई आपके पास आता है कि मेरे को इतना इतना इन्वेस्ट करना, उसके हिसाब से नहीं होता, उनका अलग कोई क्राइटेरिया? हाँ, वो फिर थोड़ा कमीशन बेस्ड, तो वो आई थिंक ज़्यादातर वो प्राइवेट जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट फर्म्स होती हैं उनके साथ शायद वो होता होगा। बट ये जैसे एक बहुत कॉर्पोरेट जाइंट है जो भी बैंक के साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो वो आप पूरा परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। ओके। तो उसमें भी आप अगर देख लो तो मिनिमम आप साल के एंड में आई थिंक आप $10-15,000 तक का बोनस आप ले सकते हो। ये बोनस सैलरी के अलग है? हाँ। सैलरी इंक्लूड, मतलब सैलरी अलग आपको जो फिक्स्ड है वो तो मिलेगी। हाँ, और ये आपको ईयर एंड में 10, बट अगेन 10-15,000 ये मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ, बट ये आपके परफॉर्मेंस बेस पे होती है। बट मिनिमम से मिनिमम आई थिंक ये पोजीशन पे लोग 4,500-5,000 का बोनस तो लेके ही जाते हैं। ओके, बढ़िया। काफी ना आजकल मिथ्स चल रहे हैं कि जैसे काफी स्टूडेंट्स आ रहे हैं अभी इंडिया से, ज्यादातर लोग जीटीए में लैंड करते हैं। स्टूडेंट्स को काफी मिथ होता है कि अगर हम कोई अच्छी जॉब, जैसे कि बैंक में अगर कोई ऐसे टेलर ही कोई काम करना चाहता है, काफी मिथ्स होते हैं लोगों को कि हमको नहीं मिल सकती बिना एक्सपीरियंस के, या फिर अगर अभी स्टूडेंट हमको पार्ट टाइम अलाउड, हमको नहीं मिल सकती। बट मैंने काफी स्टूडेंट्स देखे हैं कि बैंक में, अभी मैं जाता हूँ बैंक में तो कि काम करते हैं, स्टूडेंट लाइफ में भी लोग बैंक में काम करते हैं। क्या ये मतलब सही बात है कि? हाँ, करते हैं। ये जॉब के लिए बेसिकली जो भी आपको ट्रेनिंग चाहिए होती है वो तो आप जब ज्वाइन करते हो 3 महीने तो आपकी ट्रेनिंग ही चलती है। ओके। स्किल्स क्या चाहिए होती हैं इसके लिए? कम्युनिकेशन, मेन कम्युनिकेशन मेन। अगर आप कम्युनिकेट कर सकते हो तो फिर मतलब ये नहीं आपको पूछेंगे आपका कोई फाइनेंस बैकग्राउंड होना चाहिए या नहीं। अगर बात करूं एक मतलब नया बच्चा आ रहा है, 12th की हुई है उसने, कोई ग्रेजुएशन नहीं है, कोई कुछ, क्या वो ये काम कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। आराम से? हाँ, आराम से कर सकता है अगर पोजीशन ओपन हो तो। पोजीशन ओपन हो तो, पर थोड़ा भाग दौड़ थोड़ी करनी पड़ती है। जैसे वो तो आपने बताया, वो तो करनी पड़ती है, फिर चाहे वो नॉर्थ में हो या टोरंटो जाके आपको शक्ल दिखानी पड़ती। मैं मेरे लिए तो ये काम किया था। बाकी कोई मेरे थोड़े बहुत दोस्त हैं जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ था और उनको ऐसी ऑनलाइन एप्लीकेशन से उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आया और उन्होंने जॉब ज्वाइन कर लिया था। तो वो भी थोड़ा बहुत नसीब का भी खेल होता है। बट आई थिंक इफ यू आर वर्किंग हार्ड गोस हैंड इन हैंड। रेफरेंस की अगर बात करूं तो रेफरेंस इस बैंक, अगर हमने किसी भी अगर बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर में जाना तो रेफरेंस की जरूरत होती है कि ऐसे अगर फ्रेशी को भी दे देते हैं? अगर आपके पास रेफरेंस है तो एक थोड़ा सा अपर हैंड रहता है। ओके। बट प्रोवाइडेड कि जो बंदा आपका रेफरल डाल रहा है उसकी भी आगे मतलब थोड़ी सी वो क्या कहते हैं पोजीशन हो कि वो रेफर कर रहा है तो कंसिडरेशन मिलेगा उसकी रेफरल की वजह से। ओके। रेफरेंस बोनस वगैरह भी होते हैं आपके, कोई रेफरल बोनस? हाँ, वो मतलब बहुत मिनिमम होता है वो। बट उसमें भी कैसा होता है, जैसे अगर मैं आपको रेफर करता हूँ एंड यू गेट द जॉब, तो आपके फर्स्ट डे से लेके जब तक आप 6 मंथ्स कंप्लीट करते हो ना, उसके बाद मुझे उसके लिए पैसा मिलता है। ओके। चलो एक लास्ट क्वेश्चन आपसे रह गया पूछने वाला। काफी लोग मोटिवेट भी होंगे शायद उससे, कि काफी लोग का ये ड्रीम होता है कि जो आप कर रहे हो, काफी लोग सोच के आते हैं कि मेरे को भी वहां जाके ऐसे ही कुछ करना है, कॉर्पोरेट लाइफ, मतलब मंडे टू फ्राइडे ऐसा होता है लोगों का।
आज अगर आप सोचते हो आपसे 4 साल पहले जौन से बैंक में जीआईसी लेकर आए थे उसी बैंक में आप ऐसे बैंकर काम कर रहे हो, कैसा लगता है आपको? नहीं, वो उतना तो सोचा नहीं था मैंने कभी कि ये होगा मेरे साथ, कि जहाँ पे सब स्टार्ट हुआ था वहीं पे मैं काम करूंगा। आपको ऐसा लगता है कि मतलब भगवान ने आपकी सुनी, कि ऐसा आपके साथ हुआ, कि आपको लगता है कि खुद की मेहनत थी? मैं तो वैसे इतना ज्यादा रिलीजियस हूँ नहीं, मैं बहुत कम रिलीजियस हूँ इन टर्म्स ऑफ दैट। Okay. मैं ज्यादा बिलीव अपने खुद के हार्ड वर्क पे करता हूँ। जो भगवान वाला पार्ट है, ऊपर वाले का पार्ट है, वो मैंने मेरी मम्मी के लिए छोड़ दिया है। वो बहुत प्रे करती हैं, मैं थोड़ा बहुत बस हाथ जोड़ता हूँ। इतना ही रिलीजियस हूँ मैं, उससे ज्यादा मेरे से वो होता नहीं है। नहीं, पर अपने आप पे प्राउड तो होता ही होगा कि आज से 4 साल पहले मैं क्या कर रहा था और आज। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं क्या कर रहा था, मतलब वो एक जर्नी है, वो स्टार्ट तो पता चलो स्टार्ट ऐसे ही होता हाँ, है, हर कोई वो वहीं पे आप- करता है। हाँ, ये बोलोगे मैं शायद इंडिया में कभी इतना काम नहीं करता जितना मैंने यहाँ पे किया है। ओके। क्योंकि यहाँ पे शायद यू आर ऑन योर ओन, तो आपको ही सब फिगर आउट करना होता है। तो आई थिंक उस वे में मैं काफी चेंज हो गया। मैं बहुत ब्रैट टाइप का था। ओके। आज अगर आपको किसी को एडवाइस देनी होगी कि किसी ने बैंकिंग सेक्टर में जाना, तो क्या एडवाइस होगी आपकी? फोकस रखो, मतलब डीमोटिवेट मत हो। अगर रिजेक्शन आता है तो रिजेक्शन तो आना ही है, अगर रिजेक्शन आ रहा है मतलब अच्छी बात है। बट आप यहाँ पे ये है कि नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है, तो आप लिंक्डइन के थ्रू आप ये रिक्रूटर्स के साथ टच में आओ, आप बात करो उनसे, आप पर्सनली पूछ सकते हो कि क्या चीज़ें हैं जो आप चेंज कर सकते हो। ओके। कभी कभी वो बिजी होते हैं तो कभी कभी जवाब मिल जाता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है। से मेरे को बहुत सारे लिंक्डइन पे मैसेजेस वगैरह आते हैं, तो मैं मेरे से जितना बनता है मैं सबको एक आंसर लिंक्डइन आपका मैं मेंशन कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, किसी को अगर कोई क्वेश्चन होगा तो डायरेक्ट आपसे बात हो सकती है। तो मैं मेरे से जितना बन पड़ता है मैं हेल्प कर देता हूँ। मैं थोड़ी तो आपके हिसाब से अगर बंदा कंसिस्टेंट है किसी चीज में तो रिजल्ट उसको बेनिफिट मिलेगा रिजल्ट, जैसे आपने किया था, जा जाके हाँ, रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, बस आपकी कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क पे है वो। ओके। वही वही जिगर भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच आपने। थैंक यू सो मच मेरे को बुलाने के अरे लिए। नहीं, थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया अपना। डेफिनेटली ब्रो, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच आने के लिए। फॉर श्योर।